Hello everyone, this is CA Nitin Gupta, Faculty of Audit for CA Inter and CA Final। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा आपके लिए CA फाइनल ऑडिट का पेपर जो आज दैट इज 7 मई 2023 को हुआ। पेपर को लेके अगर मैं अपना एक ओवरव्यू शेयर करूं आपके साथ कि पेपर किस तरीके का था, तो पेपर ठीक था और जिन बच्चों की तैयारी एक एवरेज थी, मतलब कि ना ज्यादा बुरी और ना ही ज्यादा अच्छी, तो उन बच्चों के भी अगर एक या दो क्वेश्चंस को इग्नोर करें तो उन बच्चों ने भी इस पेपर को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया होगा। हालांकि कुछ चीजें मुझे अनयूजुअल दिखाई दी। अनयूजुअल किस सेंस में, जैसे कि प्रोफेशनल एथिक्स की बात करें तो हमें पता है कि लगभग 14 नंबर के आसपास की कवरेज हमें देखने को मिल जाती है, बट इस बार केवल पीई के ऊपर दो क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिले। एक क्वेश्चन 5 नंबर का था और एक क्वेश्चन 4 नंबर का था। हम बात करते हैं बैंक ऑडिट। हमें पता है कि हर एक अटेम्प्ट में बैंक ऑडिट पे क्वेश्चन आता ही आता है, बट इस बार बैंक ऑडिट पे कोई क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में नहीं पूछा गया था। ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसमें अच्छी खासी अमेंडमेंट थी। इस बार उम्मीद थी कि शायद उन अमेंडमेंट्स को लेकर एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया। एक अमेंडमेंट जो कि एक तो नहीं, बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई थी चैप्टर के अंदर पीयर रिव्यू में। तो पीयर रिव्यू में इतनी सारी अमेंडमेंट्स थी, लग रहा था कि उन अमेंडमेंट्स को लेके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन तो आया, पीयर रिव्यू पे क्वेश्चन तो आया, लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसा आया कि जिसकी उम्मीद नहीं कर सकते। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, बहुत एक सिंपल क्वेश्चन पीयर रिव्यू पे पूछा गया था। यानी कि कह सकते हो कि अमेंडमेंट को लेके क्वेश्चन इस अटेम्प्ट में पूछे नहीं गए थे। और भी बात करें तो जैसे कि ऑडिट ऑफ सीएफएस की बात करते हैं तो ये भी एक रेगुलर टाइप का क्वेश्चन था जो एग्जाम में आता है, लेकिन इस बार ऑडिट ऑफ सीएफएस पे लेके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं था। पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के ऑडिट पे लेके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं था। रिपोर्टिंग के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं 700, 701, 705, 706, 710, 720, इस सीरीज में जनरली हम देखें तो एक क्वेश्चन मुझे देखने को मिल जाता है, पर इस बार इस सीरीज में भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल, इस पे भी उम्मीद कर सकते हैं कि एक या दो अटेम्प्ट छोड़ के क्वेश्चन जनरली देखने को मिल जाया करता था, पर इस बार इस चैप्टर पे भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया। तो ये मैंने एक ओवरव्यू दिया कि हाँ, जिन बच्चों की तैयारी एवरेज थी तो एक या दो क्वेश्चन अगर एक्सेप्शनली थोड़े जो ट्रिकी थे उनको छोड़ा जाए तो उन बच्चों का पेपर अच्छा गया होगा। और जिनकी तैयारी थी अच्छी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी तैयारी थी, बहुत अच्छी तैयारी के साथ गए थे, नो डाउट उनको पेपर ये काफी इजी लगा होगा। चलिए तो एक बार रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर, कोई भी क्वेश्चन है तो वो किस चैप्टर पे है या किस टॉपिक पे या किस एसए पे आया है और कितने नंबर का है, इस तरह से मैंने इस पेपर को रिव्यू किया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हम जनरली देखते हैं स्टैंडर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट एसए 570 पर रिपोर्टिंग को लेके क्वेश्चन था कि कंपनी के यहां पर कोई फाइनेंशियल या ऑपरेटिंग या फिर अदर इवेंट और कंडीशन थी जिनको ओवरकम करने को लेकर मैनेजमेंट के पास कोई एक अच्छा खासा एक्शन प्लान नहीं था, और मेरे अकॉर्डिंग मैनेजमेंट की गोइंग कंसर्न की अजम्पशन इनएप्रोप्रिएट हो रही थी और मैनेजमेंट ने इन चीजों को लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी डिस्क्लोजर नहीं दिया था। तब ऐसे केस में आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या होगी, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन था। मैंने केवल यहाँ पे क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने के लिए बच्चे आपके लिए वीडियो बनाया है। इन क्वेश्चंस का, यानी कि जो इस बार क्वेश्चन पेपर था, इसका डिटेल आंसर दैट इज सजेस्टेड आंसर जिसको आप कह सकते हो, उसको मैं रिलीज करूंगा आपके इस अटेम्प्ट के बाद। चाहता तो आज भी इस वीडियो के साथ मैं सजेस्टेड आंसर आप बच्चों को दे सकता था, लेकिन फिर बच्चा क्या करता है, कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन पेपर वो दे के आया है उसके साथ वो अपना आंसर मेरे आंसर के साथ कंपेयर करना शुरू कर सकता था, और अगले जो पेपर अभी आपके बचे हुए हैं उसकी तैयारी पे इस बात का इफेक्ट आ सकता था। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जब आपका ये अटेम्प्ट पूरा हो जाएगा तो उसके बाद इसी चैनल पर आपको इस क्वेश्चन पेपर का एक डिटेल सजेस्टेड आंसर मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। चलिए आगे 1 के बी की पार्ट की बात करते हैं, तो एस ए 620 पर रिपोर्टिंग पर लेके क्वेश्चन था, और क्वेश्चन ये था कि एस ए 620 मुझे बताने की रिक्वायरमेंट नहीं किस चीज को लेकर है, यूजिंग दी वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। और वहां पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था कि एक जगह पर मैंने अपने एक्सपर्ट को हायर किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट सॉरी, जो मेरा एक्सपर्ट है, नॉट मैनेजमेंट एक्सपर्ट, जो मेरा खुद का एक्सपर्ट है, मैं उसकी रिपोर्ट पर विश्वास नहीं कर सकता, नहीं उसका काम मेरे लिए एडिक्वेट नहीं है और ऑडिटर यहां पर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा। तब उस केस में रिपोर्टिंग को लेके क्या क्या इश्यूज होंगे, कैसे आपको रिपोर्टिंग करनी चाहिए,
SA 620 में डील किया गया है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में इसको बोलूंगा। 570 में भी जो क्वेश्चन रिपोर्टिंग को लेकर था, अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, आप उसको इजीली एग्जाम में अटेम्प्ट करके आ सकते थे। 5 नंबर की कवरेज थी। सी पार्ट की बात करते हैं तो SA 540 पर, SA 540 पर अगर देखें तो जनरली क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, काफी लंबे टाइम के बाद मैं कहूंगा SA 540 पे क्वेश्चन आए, और 2 क्वेश्चन 540 पर इस बार एग्जाम में पूछे गए थे 5 नंबर के। तो लिस्ट डाउन द सर्कमस्टांसेस चेंज ऑफ विच रिजल्ट इन द इंक्वायरीज फ्रॉम द मैनेजमेंट, कि हमें पता है कि कोई भी अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है तो वो सर्कमस्टांस पर डिपेंड करता है, यानी कि जब जब परिस्थितियां चेंज होती हैं तो जो एस्टिमेशन होते हैं उसमें भी चेंजेस करने पड़ जाते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांस के एग्जांपल्स दे दीजिए जिनके चेंज हो जाने पर आपको मैनेजमेंट से इंक्वायरी करनी चाहिए, फिर आप चेक करेंगे कि हाँ सर्कमस्टांस चेंज होने की वजह से अकाउंटिंग एस्टिमेशन जो होता है उस पर इस बात का क्या असर पड़ सकता है। तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांस के आपको एग्जांपल्स देने थे। क्वेश्चन अच्छा था, 5 नंबर का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। इसका जो ए पार्ट था अगेन एसए के ऊपर था। एसए पर कवरेज की बात करें तो लगभग 25 नंबर के आसपास का क्वेश्चन पेपर, 20 से 25 नंबर का अभी देख लेंगे, वो एसएस के ऊपर बेस्ड था। और क्वेश्चन जो एसएस पे थे वो बहुत सिंपल थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, कोई खास केस स्टडी अप्रोच पर नहीं थे जैसा कि हम फाइनल लेवल पे एक्सपेक्ट करते हैं। SA 520 स्ट्रेटिफाइड रैंडम पे था। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था कि एंगेजमेंट पार्टनर ने कहा कि भाई स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कर लीजिए, जबकि जो आर्टिकल है जिसका दिमाग अच्छा चलता है वो आर्टिकल कह रहा है सर स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग ही क्यों, हम तो और भी सैंपलिंग की टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि बात करते हैं मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग टेक्निक होती है आपकी, हैप्पैजार्ड सैंपलिंग हो सकती है, ब्लॉक सैंपलिंग हो सकती है, सिस्टमैटिक या इंटरवल सैंपलिंग आपकी हो सकती है। वो कह रहा है सर स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग को ही क्यों लें, हम तो कोई और सैंपलिंग का मेथड भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको एज एंगेजमेंट पार्टनर बताना है अपने एंगेजमेंट टीम के मेंबर को कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम होता क्या है और क्यों मैं इस जगह पर इसको प्रीफर कर रहा हूं। तो बेसिकली स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग को आपको यहां पर डिफाइन करना था। मतलब इस ऐसा क्वेश्चन में कर सकता हूं, इंटर लेवल पर तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फाइनल लेवल पे इतना बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे स्ट्रेटिफाइड रैंडम को लेकर, तो बच्चों के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं था। 5 नंबर का क्वेश्चन था। देखिए सेकंड के बी की बात करते हैं, कंपनी ऑडिट कारों की रिपोर्टिंग पे था, पैरा 3 में जो आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। क्वेश्चन था नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद द डायरेक्टर, कंपनी ने कोई लैंड एक्वायर करनी थी तो जो लैंड थी वो डायरेक्टर से बिलोंग करती थी, तो डायरेक्टर से लैंड लेनी थी और बदले में कंपनी अपनी कोई दूसरी लैंड जो किसी और लोकेशन पे थी वो डायरेक्टर को दे रही थी। तो फिक्स असेट एक एक्वायर की जा रही है डायरेक्टर से और उसके कंसिडरेशन में कोई अपनी एक फिक्स असेट लैंड जो दूसरी लोकेशन पे थी वो डायरेक्टर को दी जा रही थी। तो ये हुआ नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद दी डायरेक्टर। इस पर कारों पे रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन था ये 5 नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सी की बात करते हैं, ऑडिट अंडर फिस्कल लॉ, टैक्स ऑडिट पे था। टैक्स ऑडिट पे जैसा हम उम्मीद करते हैं कि हाँ 1 या 2 क्वेश्चन रिपोर्टिंग को लेके पूछे जा सकते हैं, सेम इसी एक्सपेक्टेशन पे हमारी यहां पर एग्जाम में 2 क्वेश्चन देखने को मिले और दोनों क्वेश्चन यहां पर रिपोर्टिंग को लेके थे। इस क्वेश्चन में क्या था कि कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रखा था और टेक ओवर करने पर नेट एसेट जो बन रही थी, टेक ओवर में जो उसके पास एसेट आ रही थी उससे कुछ अमाउंट उसने ज्यादा पे किया, दैट इज कॉल्ड एज गुडविल, कैपिटल लॉस है, गुडविल बन जाता है। तो कंपनी गुडविल को 5 साल में राइट ऑफ कर रही थी। तो इस पर कारों पर आपकी रिपोर्टिंग नॉट कारो, इस पर आपकी 3CD में रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या निकल के आ रही थी, इसको लेके एग्जाम में क्वेश्चन था 4 नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। इस चैप्टर पे हम देखें तो एक रेगुलर चैप्टर नहीं है, 2 या 3 अटेम्प्ट छोड़ के एग्जाम में क्वेश्चन लगी जाता है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि कंपनी में एक पर्सन बेसिकली डायरेक्टर था, उसने अपना नाम अलाउ किया कि ठीक है मैं कंपनी में डायरेक्टर बन जाऊंगा और एक स्टेटमेंट कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में नहीं डाला था। तो मैं पता ही कोई भी अगर मैटेरियल फैक्ट अगर जिसको प्रोस्पेक्टस में होना चाहिए था अगर वो नहीं आया तो उसकी वजह से मतलब कि जो उस प्रोस्पेक्टस पे रिलाय करके जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करा था कंपनी की सिक्योरिटीज के लिए अप्लाई कर दिया था, वो अगर अब उनको कोई लॉस होता है तो हर कोई वो पर्सन जिसके नाम प्रोस्पेक्टस में आ रहे थे वो उसको कंपनसेट करने के लिए लायबल हो जाते हैं। हालांकि क्वेश्चन में कुछ फैक्ट आपको दिए थे कि जिस पर्सन ने डायरेक्टर बनने के लिए कंसेंट दी थी उसने अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर लिया था। तो अल्टीमेटली आपको यह बताना था कि क्या इस जगह पर ऐसा डायरेक्टर जो अभी तो नहीं है, प्रपोज था पर उसने अपनी कंसेंट दी थी और यह भी कहा था कि मैं कुछ टाइम के बाद डायरेक्टर बन जाऊंगा, बट उसने प्रोस्पेक्टस के रिलीज से पहले अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर लिया था। तो अब आपको यह बताना है क्या यहां पर ऐसा डायरेक्टर लायबल होगा या नहीं होगा।
क्वेश्चन अच्छा था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, 5 नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का बी, द कंपनी ऑडिट, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। तो यहां पर डिस्क्वालिफिकेशन थी 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज नंबर ई को लेकर। क्लॉज नंबर ई किसके लिए होता है? जहां पर बच्चे हम बात करते हैं कि आपका कोई बिजनेस रिलेशनशिप होता है कंपनी के साथ। क्वेश्चन में फैक्ट दिए गए थे कि आप एक होटल की सर्विस को यूज करते हो, जहां भी कहीं आप ऑडिट करने के लिए जाते हैं, आपकी फर्म का कोई और भी पार्टनर ऑडिट करने के लिए जाता है, तो उसी होटल की सर्विस को हम यूज करते हैं। और वही होटल हमको अब अप्रोच करता है कि आप हमारी कंपनी में ऑडिट कर दीजिए, तो क्या ऑडिटर यहां पर क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, इस बात को लेकर क्वेश्चन था। बच्चे ध्यान रहे कि मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर अभी आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा। रीजन केवल यही है कि अगर मैंने आंसर डिस्कस करना शुरू कर दिया तो कहने के फिर आप चीजें कंपेयर करना शुरू कर देंगे कि मैं क्या करके आया था, सर यहां पर क्या बोल रहे हैं, फिर मेरा सही हुआ या गलत हुआ, और रह के फिर आपका जो माइंड होगा वो पुराने क्वेश्चन पेपर पर रहेगा, जबकि हमें अब अगली तैयारी करनी है, आगे जो क्वेश्चन आने वाला है, जो पेपर आने वाला है, उसकी हमें तैयारी करनी है। दैट इज वाई मैं इस वीडियो के अंदर किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर होगा उस पर बिल्कुल भी बात मैं यहां पर नहीं कर रहा। हाँ, जब ये आपका अटेम्प्ट पूरा होगा, आपके सारे के सारे पेपर्स हो जाएंगे, तो इसी चैनल पर आपको डिटेल सजेस्टेड आंसर मेरे द्वारा आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सी, प्रोफेशनल एथिक्स पर था, डिस्क्लोजिंग क्लाइंट इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन के फैक्ट क्या थे कि एक कंपनी मुझे रिमूव कर देती है एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट। तो बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग मेरा रिमूवल हो जाता है। तो जब मेरा रिमूवल हुआ तो ऑडिटर को ये वाली बात उसके ईगो पे आ गई कि मुझे कैसे निकाल दिया। तो उसने अपनी खुंदस मिटाने के लिए एक काम किया। खुंदस वर्ड समझते हो ना, जो परेशानी उसको हुई कि अच्छा मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो उसने कंप्लेंट कर दी आरओसी को कि कंपनी में ये काम गलत चल रहे हैं, बोगस क्रेडिटर्स है, ये चीज गलत है, वो चीज गलत है। तो अब कंपनी ने इस बात को लेकर सीए की कंप्लेंट कर दी आईसीआई में कि ये हमारी इंफॉर्मेशन को किसी और के साथ शेयर कर रहा है। तब आपको बताना था कि कोई एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मामला बनेगा या नहीं बनेगा। क्वेश्चन 4 नंबर का था। क्वेश्चन नंबर 4 का ये अगेन एसए 540 पे था। क्वेश्चन के फैक्ट क्या थे कि मैं इस समय कंपनी के अकाउंटिंग एस्टिमेशन को चेक कर रहा हूं, और ये देखने के लिए अकाउंटिंग एस्टिमेशन इनके रीजनेबल है या नहीं, तो मैं इनके पुराने अकाउंटिंग एस्टिमेशन जो प्रायर पीरियड में लिए गए थे वो देखना चाह रहा हूं कि उस टाइम पे क्या अकाउंटिंग एस्टिमेशन था और उनके अगेंस्ट एक्चुअल आउटकम क्या रहा था। बट कंपनी का मैनेजमेंट जो उन्होंने पहले जजमेंट्स लिए थे, एस्टिमेशन लिए थे, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको देने से मना कर रहा है। बोले ये इंफॉर्मेशन प्रायर पीरियड से बिलोंग करती हैं और करंट ईयर में अकॉर्डिंग एस्टिमेशन को लेकर, हमारे जजमेंट्स को लेकर एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए आप ऐसी कोई पुराने पीरियड की इंफॉर्मेशन हमसे नहीं मांग सकते। तो रिपोर्टिंग आपको ये करनी थी यहां पर कि बताइए कि मैनेजमेंट ने बात कही है वो सही है या गलत है, किस तरह से आप उसको अपनी रिपोर्ट में डील करेंगे, इस पर लेके एग्जाम में क्वेश्चन था ये 5 नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का भी ऑडिट ऑफ एनबीएफसी। इस पर जनरली बात करें तो क्वेश्चन वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं, और यहां पर भी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही पूछा गया था, लेकिन जो टॉपिक एग्जामिनर ने इस बार उठाया वो टॉपिक ऐसा है कि जनरली बच्चा उसको अपने कवरेज में, यानी कि जब वो इस चैप्टर को तैयार कर रहा होता है, पढ़ रहा होता है, रिवाइज कर रहा होता है, तो वो इन चीजों को जनरली बच्चा अपने रिवीजन में कवर नहीं करता, बिकॉज एक्सेप्शनली क्वेश्चन कभी एग्जाम में लगा हुआ है। इससे पहले जो क्वेश्चन क्या था पहले वो बताऊं मैं आपको। तो कंपनी एक्ट का जो शेड्यूल 3 है इसमें डिवीजन 2 और डिवीजन 3 जो कि बेसिकली एनबीएफसी में डील करता है, तो उसमें डिफरेंस पूछा गया है कि डिवीजन 2 में और डिवीजन 3 में डिफरेंस क्या है। इससे पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन एक बार लगा हुआ है, तो ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन था। बच्चा जनरली जब एनबीएफसी कवर करता है तो एनबीएफसी के टैब्स की हम बात करते हैं, फिर जो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड पे क्वेश्चन होता है, रिपोर्टिंग पे क्वेश्चंस होते हैं, इस पर बच्चा फोकस ज्यादा करता है। बट ये जो क्वेश्चन था वो एक्सेप्शनल था, तो मैंने यही कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि बात करें तो ये पेपर कुछ इस तरीके का था कि बच्चे की तैयारी अगर एवरेज थी तो 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम बोलूं तो उनको अगर इग्नोर करें तो बच्चे ने पेपर को संभाल लिया था। लेकिन 2-3 क्वेश्चन कुछ इस तरीके के थे कि जहां पर बच्चे की तैयारी अच्छी थी, अबव एवरेज थी, एक अच्छी तैयारी थी, तो उस केस में बच्चों ने उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से अटेम्प्ट किया होगा। जैसे ये जो क्वेश्चन अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि डिफरेंशिएट करना है कंपनी एक्ट शेड्यूल 3 के डिवीजन 2 में, डिवीजन 3 में, तो ये उसी बच्चे ने अच्छा अटेम्प्ट किया होगा जिसने इस चीज को तैयार करा होगा। और जो बच्चे एवरेज तैयार कर रहे होते हैं वो जनरली वो चीज पे फोकस ज्यादा करते हैं जो एग्जाम में पीछे फ्रीक्वेंटली पूछी जा चुकी थी। क्वेश्चन ही फ्रीक्वेंटली पूछा गया नहीं था, एक्सेप्शनल क्वेश्चन था,
तो शायद बच्चों ने अटेम्प्ट अच्छी तरह से ना किया हो। क्वेश्चन नंबर 4 के सी की बात करते हैं। क्वालिटी रिव्यू पे क्वेश्चन था। जनरली पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू का जो हमारा चैप्टर है, इस पर क्वेश्चन में हम देखते हैं कि पेपर में क्वेश्चन या तो पीयर रिव्यू पर पूछता है या क्वेश्चन पूछता है क्वालिटी रिव्यू पर। बट इस बार दोनों ही पे, पीयर रिव्यू पर भी एक क्वेश्चन है और क्वालिटी रिव्यू पे भी क्वेश्चन था। क्वालिटी रिव्यू पर था कि कौन कौन सी ऑडिट क्वालिटी रिव्यू के दायरे में आ जाती हैं। क्वेश्चन में कुछ फैक्ट दिए गए थे, आपको बताना था कि क्या ये ऑडिट क्वालिटी रिव्यू के दायरे में आती है नहीं आती। एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑडिट इश्यूज इन्वॉल्व, कि जब ये क्वालिटी रिव्यू करते हैं कौन कौन से इश्यूज इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो आपको यहां पर बताने थे। अच्छा क्वेश्चन था 4 नंबर के लिए, कहने को स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था, लेकिन मैंने कहा था ना एक्सेप्शनल है ये चीजें। तो 2-3 क्वेश्चन को छोड़ें तो पेपर अच्छा था। मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड था, आपको बताना कि मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट जब आप बनाते हैं किन किन बातों का आपको बातें दिमाग में रखनी चाहिए। स्टेप्स टू बी टेकन इन प्रिपेयरिंग द मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था 5 नंबर के लिए। 5 का भी पीयर रिव्यू पे था। तो जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों से कहा कि पीयर रिव्यू पे उम्मीद थी कि जो इतनी सारी अमेंडमेंट्स इस चैप्टर में देखने को मिली, तो लगता था कि हाँ इस अमेंडमेंट को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन होना चाहिए। तो इतना तो मुझे लग रहा था कि हाँ पीयर रिव्यू पर इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बट इतना बेसिक क्वेश्चन पूछेगा कि कौन कौन से चीजें हैं, एरिया हैं जो पीयर रिव्यू के दायरे में नहीं आता। तो क्वेश्चन था एरियाज आउटसाइड द स्कोप ऑफ पीयर रिव्यूअर, अच्छा क्वेश्चन 5 नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 का सी, ऑडिट अंडर फिस्कल लॉ। ये क्वेश्चन जो अब इस पे लगा था, ये पीछे भी पास्ट में 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया है कि कंपनी ने अपनी एक हाउसिंग प्रॉपर्टी को सेल किया है एट अ प्राइस लोअर देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या निकल के आएगी। तो टैक्स ऑडिट पर था रिपोर्टिंग ऑन सेल ऑफ हाउसिंग प्रॉपर्टी एट अ प्राइस लोअर देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, 4 नंबर में था। क्वेश्चन नंबर 6 का प्रोफेशनल एथिक्स। तो प्रोफेशनल एथिक्स पे मैंने कहा कि आपसे 2 क्वेश्चन एग्जाम में थे। इससे पहले जो क्वेश्चन था ये 4 नंबर का था और ये क्वेश्चन था आपका 5 नंबर के लिए कि नॉन कंप्लायंस विद द लॉ एंड रेगुलेशन। और इसमें जो लिस्टेड कंपनी का एम्प्लॉय है, कंपनी में जो एम्प्लॉय था वो डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस थे, और उसमें कंपनी में क्वेश्चन में कुछ फैक्ट ये दिए गए थे कि कंपनी ने कोई पॉल्यूशन कंट्रोल का एक सर्टिफिकेट लेने के लिए कोई ब्राइब वगैरह दे रखी थी और कुछ खर्चे जो कि अनलॉफुल थे, लॉ के अकॉर्डिंग वो खर्चे नहीं होने चाहिए थे, बट कंपनी ने ऐसा कोई सर्टिफिकेट लेने के पर्पस के लिए कुछ ऐसे अनलॉफुल एक्सपेंस किए हुए थे और उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज लीगल एक्सपेंस वो शो करता हुआ चल रहा था। ये बात कंपनी के डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस जो कि एक सीए हैं उनको पता थी। तो उस केस में उनकी क्या यहां पर ड्यूटी बनती है वो हमें यहां पर इसके प्रोविजन के रेफरेंस से डिस्कस करके आनी थी। तो नॉन कंप्लायंस विद द लॉ एंड रेगुलेशन पे तो एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ इस पे एग्जाम में कभी पास्ट में क्वेश्चन लगा हुआ नहीं था, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है और इस बार एग्जाम में क्वेश्चन वो पूछ लिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 का भी, ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। इस चैप्टर की बेटा बात करें तो हाँ एक क्वेश्चन 4 से 5 नंबर का इस चैप्टर पे देखने को मिलता ही मिलता है। ऐसा कोई अटेम्प्ट रेयरली जाता है जब इस चैप्टर पर ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट पर एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछा जाए। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा था कि बच्चे जनरली इसे कवर करते नहीं थे। अपना खुद की भी अगर मैं बात करूं क्लास के अंदर, तो इस चैप्टर को हम बहुत डिटेल डिस्कस करते हैं, लेकिन इसके लास्ट में आके 2-3 चीजें बहुत बेसिक्स, यानी वहां पे ऑडिट का पॉइंट होता ही नहीं है, वहां पर मैं बोलता हूं बच्चों इस चीजों को बुक के एंड में दिया हुआ है, प्लीज इसको एक बार आप रीड जरूर कर लेना, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर कोई भी टॉपिक पर क्वेश्चन 3 या 4 टॉपिक मिला के एक क्वेश्चन 4 या 5 नंबर का बना सकता है। ऑडिट से इसका कोई लेना देना होता ही नहीं था। तो क्लास में हम क्या करते थे, इस चैप्टर को बहुत डिटेल कवर करते थे और 1 या 2 टॉपिक ऐसे होते थे जिसको मैं बच्चों पर सेल्फ स्टडी के पॉइंट से हम इसको रेफर कर दिया करते थे कि बेटा एक बार इसको सेल्फ स्टडी में कवर करिए। इसमें ऑडिट से कोई लेना देना होता ही नहीं था, लेकिन मैं कहता था कि हाँ एग्जाम में इस पे क्वेश्चन 3 या 4 टर्म पूछ मिला के एग्जाम में आपसे 4 या 5 नंबर में क्वेश्चन बना सकता है। तो मैंने जैसा वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था आपसे कि 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो एक्सेप्शनली थे कि बच्चा जनरली ने कवर नहीं करता। तो बच्चे ने तैयारी अगर अच्छी करी थी, यानी इन चीजों को कवर कर रखा था, तो उसने अटेम्प्ट किया होगा, अदरवाइज बच्चे इसको अटेम्प्ट करके नहीं आए होंगे। क्वेश्चन क्या था कि आपको एक्सप्लेन करना था, एक्सप्लेन द स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस दैट आर रेलिवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। Second one is control objective of information and related technologies. Third one is the payment card industry and the last one is information technology infrastructure library. ये 4 टर्म थी, इन 4 टर्म्स को केवल डिफाइन करना था। मैं फिर बोल रहा हूं ऑडिट से इसका कोई लिंकेज था ही नहीं,
चैप्टर में कहीं पर भी यूज नहीं हुई थी, बट चैप्टर के एंड में आके कुछ चीजों को बस डिफाइन किया गया था। तो 5 नंबर में है और 4 टर्म आपको डिफाइन करनी है, तो 4 नंबर में भी बन सकता था, एक टर्म डिफाइन करने का ये 1 नंबर था, 4 टर्म थी, 5 नंबर के लिए एग्जाम में पूछ ली गई। एक्सेप्शनल क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में कभी पास्ट में पूछा ही नहीं गया था। क्वेश्चन नंबर 6 के सी की बात करते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन, ड्यू डिलिजेंस एंड फॉरेंसिक ऑडिट पे था, और क्वेश्चन की जो कवरेज थी वो इन्वेस्टिगेशन को लेके थी, कि आप किसी एक यूनिट को, किसी दूसरी कंपनी को कह सकते हो कि आप टेक ओवर करने का सोच रहे हो। तो अगर मैं किसी कंपनी को टेक ओवर करने का सोच रहा हूं, तो आपको जिस कंपनी को टेक ओवर करना है उसकी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पोजीशन को आपको इन्वेस्टिगेट करना था। तो इन्वेस्टिगेट करते हुए किन किन फैक्टर्स का आप यहां पर ध्यान रखेंगे। एग्जाम में अगर बात करें तो पास अटेम्प्ट में भी सिमिलर टॉपिक के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन 1 से 2 बार पूछा जा चुका था। रिपीट मोड पर है, एक्सेप्शनल क्वेश्चन नहीं था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था 4 नंबर के लिए। एंड ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का सी सर 2 बार कैसे आ गया, इंटरनल चॉइस होती है कि या तो ये अटेम्प्ट कर लीजिए या फिर इसको आप अटेम्प्ट कर लीजिए। तो ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, 2 तरह की इंश्योरेंस कंपनी होती है, जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। क्वेश्चन लाइफ इंश्योरेंस पे था, और लाइफ इंश्योरेंस पे जो सबसे कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एक्चुरियल वैल्यूएशन को लेकर, क्वेश्चन उसके ऊपर था। तो रोल ऑफ ऑडिटर इन द एक्चुरियल प्रोसेस, ये था क्वेश्चन एक। एंड एरिया ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस वेयर द एक्चुरियल डिपार्टमेंट कंसंट्रेट, की एक इंश्योरेंस कंपनी के बिजनेस में एक्चुरियल डिपार्टमेंट का रोल किस किस बिजनेस में होता है। और दूसरा था कि यहां पर एज ऑडिटर आपका रोल क्या होता है। क्वेश्चन 4 नंबर का था, मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन की 2 रिक्वायरमेंट थी, दोनों रिक्वायरमेंट के लिए एग्जामिनर ने 2-2 नंबर यहां पर सेट कर रखे होंगे। तो ये था आपका एक पूरा पेपर का एनालिसिस। मैंने किसी भी क्वेश्चन का आंसर यहां पे डिस्कस आप बच्चों के साथ नहीं किया, केवल क्वेश्चन क्या पूछा गया था, किस किस चैप्टर पे क्वेश्चन नहीं आए वो आपको बताया। बैंक ऑडिट मेरे लिए शॉकिंग था कि बैंक ऑडिट पर हर बार क्वेश्चन लगता ही लगता है, इस बार नहीं पूछा गया। ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अच्छी खासी अमेंडमेंट थी, उम्मीद था कि एग्जाम में क्वेश्चन आना चाहिए, बट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया। ऑडिट ऑफ सीएफएस की बात करते हैं तो इस पे भी क्वेश्चन जनरली हर एक अटेम्प्ट में, एक अटेम्प्ट छोड़ के अगले अटेम्प्ट में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, बट इस बार क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। पीएसयू की बात करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं था। स्टैंडर्ड्स की बात कर लो तो आप देख सकते हो कि कितने नंबर ही क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड्स पे स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। जनरली स्टैंडर्ड पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं कि बच्चा रिक्वायरमेंट को कैच नहीं कर पाता कि क्वेश्चन यहां पर पूछना क्या चाहता है, बट इस बार का जो क्वेश्चन पेपर था स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन यहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे गए। तो स्टैंडर्ड की कवरेज की बात करते हैं तो शुरू में 3 क्वेश्चन मुझे दिखाई दिए 15 नंबर के, एक 530 पर दिखाई दिया 20 नंबर की कवरेज हुई, और एक एसए 540 पर 5 नंबर। तो यही हम लेके चलते हैं कि स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन 25 से 30 नंबर का एक एवरेज होता है। तो एग्जामिनर ने इस बार 25 नंबर का क्वेश्चन आपसे स्टैंडर्ड पे पूछा। हाँ, पीयर रिव्यू पर एक अच्छे क्वेश्चन की उम्मीद थी कि शायद अमेंडमेंट पे लेके क्वेश्चन पूछे, बट नहीं पूछा। कारो की बात करते हैं, हाँ तो एक क्वेश्चन हम कारो पे उम्मीद कर रहे, कारो पे एक क्वेश्चन लगेगा, और वहां पे उम्मीद के मुताबिक एक क्वेश्चन आपसे पूछा, और एक क्वेश्चन जो पूरा कंपनी एक्ट बचा हुआ आपका सेक्शन 139 से लेकर सेक्शन 148 तक। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर पे 2 क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, एक कारो पर और दूसरा बेसिक प्रोविजन पर। तो एक डिस्क्वालिफिकेशन में पूछ लिया और एक कारो पे उसने क्वेश्चन पूछ लिया। टैक्स ऑडिट पे जो क्वेश्चन था वो भी हमारे उम्मीद के ही अकॉर्डिंग था, लेकिन थोड़ा शॉकिंग था कि पीई की कवरेज इस बार एग्जाम में कम थी। सर इसका डिटेल आंसर आप कब लेके आएंगे, तो जैसे ही आपका ये अटेम्प्ट पूरा होता है, यानी कि जब आप क्वेश्चंस आपके सारे पेपर्स हो जाते हैं, तो उसके बाद अगले 1 से 2 दिन के अंदर इसी चैनल पर आपको इसका डिटेल सजेस्टेड आंसर देखने को मिलेगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिमेनिंग पेपर्स। थैंक यू।